आज हम आपके समक्ष एक ऐसी हस्ती को लेकर के आ रहे हैं जो अपने अलग अलग तरीके के संग्रह के लिए विख्यात है। और वो संग्रह जो है वो क्वाइंस का है और करेंसी, नोट करेंसी का है, और विभिन्न जो हिंदुस्तान की अभी तक की जो टिकटें जारी हुई उनका संग्रह उन्होंने किया। अब आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और कुछ प्रश्नों के बारे में आप उनसे हम रूबरू होंगे प्रश्नों के साथ। तो सर, एक बार आप अपना परिचय दें। नमस्कार, इंडिया पोस्ट। मेरा नाम दर्शन लाल बवेजा है। मैं एक साइंस टीचर हूँ डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में, गवर्नमेंट स्कूल में। मैं, जैसा कि आपने बताया कि डाक टिकटें, कॉइन्स और पेपर करेंसी की कलेक्शन करता हूँ। ये संग्रह आपके सामने है। तो सर, ये आपने संग्रह जो है वो कब से शुरू करना शुरू किया? ये संग्रह मैं जब पढ़ता था स्कूल में तभी से करता था। क्या मोटिवेशन इसकी रही आपकी? मैंने ये सुना है कि हर बच्चे में ना एक हॉबी ज़रूर होनी चाहिए, तो मैं भी एक हॉबी की तरह इसको कलेक्ट करता हूँ। तो ये क्या केवल हॉबी तक ही है या इसमें कुछ सीखने की चीज़ भी इसके साथ जुड़ी हुई है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हॉबी जो होती है वो परफेक्शन लाती है। अब ये डाक टिकट है, देखने को आपको ये 1 इंच बाई 1.5 इंच का एक टुकड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर जो फ़ोटो बनी हुई है ये असल में अपने अंदर एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। कॉइन्स हैं। तो ये एक सेकंड सर, ये जैसे कब ये टिकटें जो है आपका संग्रह में कब से शुरू होकर के कब तक की टिकटें इसमें है? मेरे पास इंडो ब्रिटिश पीरियड से, जब से इंडिया पोस्ट स्टार्ट हुई थी, इंडिया में पोस्ट सर्विस स्टार्ट हुई थी, तभी से लेके सारी कलेक्शन है मेरे पास। पोस्ट के शुरुआती दिनों से लेकर के, और आप कह रहे हैं कि अभी तक एक तरीके से है। बिल्कुल, मेरे पास अप टू डेट कलेक्शन है। इंडिया पोस्ट स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी नया डाक टिकट जारी होता है, मैं उसको जो एफिलेटली ब्यूरो के माध्यम से उसको परचेज कर लेता हूँ और कलेक्शन में शामिल कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया सर। आप ये बताइए कि इन टिकटों को हम क्या किसी रूप में वर्गीकृत, क्लासीफाई कर सकते हैं? जैसे हाँ, टिकटें 3 प्रकार की होती हैं। डाक टिकटें जो हैं उसमें एक होती है कॉमरेटिव टिकट, उसको स्मारक टिकटें बोलते हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष की जन्म शताब्दी पूरी होने पर या किसी स्मारक के 1000 साल पूरे होने पर या 500 साल पूरे होने पर या कोई विशेष कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया में या देश विदेश में, उसके लिए जारी की जाती है। उसको कॉमरेटिव स्मारक टिकटें बोलते हैं। उसके अलावा एक पोस्टेज स्टैम्प्स होती है, जो डाक हम चिट्ठियाँ भेजते हैं उसके ऊपर लगती हैं, डेफिनेटिव स्टैम्प्स होती हैं। उसका प्रयोग सिर्फ चिट्ठियाँ भेजने के लिए किया जाता है। हालांकि हम कॉममेमोरेटिव स्टैम्प्स का इस्तेमाल भी चिट्ठियाँ भेजने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कॉममेमोरेटिव स्टैम्प्स जो है वो लगातार नहीं छपती, वो एक निश्चित अवधि में छपती है बस, और उसके निश्चित ही एडिशन होते हैं। उसके अलावा सर्विस स्टैम्प्स होती हैं। सर्विस स्टैम्प्स का इस्तेमाल जो है रेवेन्यू वगैरह के लिए किया जाता है। अच्छा सर, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो आपने टिकटों का संग्रह किया, ये एक तरीके से पूरे जो भी हमारा फ्रीडम मूवमेंट रहा वो भी इसमें है, और उसके बाद की अचीवमेंट्स रही, और जो महान हस्तियां हमारे देश में पैदा हुई और जिन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, वो सब की यादें इसके साथ जो है आपने संग्रह की हुई है। बिल्कुल। स्वतंत्रता संग्राम की बहुत डाक टिकटें जारी हुई हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की, समाज सुधारकों की, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, उसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे प्रेसिडेंट्स, और उसके अलावा राइटर्स जो पोएट हुए हैं। बहुत बड़ा स्कोप है इसका जिनके ऊपर डाक टिकटें जारी हुई हैं। तो बच्चों को इन्हें देखना चाहिए। आप ये बिल्कुल, बच्चा अगर एक डाक टिकट हासिल करता है और उसके ऊपर बनी हुई फ़ोटो से वो उसको स्टडी करता है, तो वो उस व्यक्ति विशेष या स्मारक विशेष या घटना विशेष के प्रति अपनी पूरी जानकारी कलेक्ट कर लेगा। मैंने अपने बचपन में इन डाक टिकटों के माध्यम से अपनी जनरल नॉलेज को इतना इम्प्रूव किया था कि उसका मुझे बहुत कॉम्पिटिशन्स में फ़ायदा हुआ। बहुत बढ़िया सर। और अब हम चलते हैं सिक्कों की तरफ। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि सिक्के न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को एक तरीके से डिफाइन करते हैं, बल्कि ये जो सर ने यहाँ पर इकट्ठे किए हुए हैं अलग अलग देशों की करेंसी, पूरी सिक्के और करेंसी। हम मुद्रा को 2 चीज़ों में देख सकते हैं। मुद्रा 2 तरीके की है, एक जिसको हम क्वाइंस सिक्के बोलते हैं, और दूसरा है नोट मुद्रा जिसको हम करेंसी बोलते हैं, पेपर करेंसी बोल सकते हैं। तो सर, सबसे पहले हम इन क्वाइंस की बात करें तो कब से लेकर के कब तक के सिक्के हैं?
मेरे पास कॉइन्स जो हैं वो मैं उसको अगर वर्गीकृत करूं तो मेरे पास बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व के सिक्के भी हैं, और उसके बाद कुषाण, उसके बाद सल्तनत, उसके बाद मुग़ल इम्पीरियल और इंडो ब्रिटिश, ये मेरी ख़ास चॉइस रहती है जिन पे मैं सिक्के इकट्ठे करता हूँ। इसके अलावा बहुत सी हिंदू राजघराने हुए, उसके बाद इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हुई, उनके भी मैं कॉइन्स इकट्ठे करता हूँ। वास्तव में एक सिक्का नहीं होता, वो जब चलता था तो उससे हम चीज़ों का विनिमय करते थे, सिक्का देते थे और उसके बदले चीज़ ले लेते थे। वास्तव में सिक्का मिलने से जिस समय वो सिक्का पब्लिश हुआ उस समय का सारा इतिहास उस सिक्के के ऊपर होता है। इतिहास में बहुत सारी बातों का जो पता लगा वो उस समय की कॉइनेज से लगा, उनके कॉइन मिलने से लगा। बहुत सही कह रहे हैं सर आप। अब इसमें बिफोर क्राइस्ट के क्या इंडिया के अंदर मिले हुए सिक्के हैं या मतलब किसी अन्य देश की ये सिक्के भी हैं? नहीं, बिफोर क्राइस्ट में मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है उसके कॉइन्स मेरे पास हैं। ठीक है सर। और अगर हम इन सिक्कों की ही बात करें, जैसे आपने लिखा हुआ है इंडो पुर्तगाल, ये लिखा हुआ है, तो ये इसका क्या जब पुर्तगालियों का शासन था इंडिया में तो उन्होंने जो अपनी करेंसी चलाई थी उस समय के ये सिक्के हैं। अच्छा सर। और ये जैसे अलग अलग सल्तनत के मेरे को जैसे ये बहावलपुर प्रिंसली स्टेट्स हो गई। उसके बाद ये ब्रिटिश है, 1835 में क्वार्टराना चला करता था जिसको 1 पैसे के बराबर जिसकी वैल्यू होती थी। 1835 हो गया। और उसके बाद जब तक ब्रिटिश इंडिया में रहे 1947 तक, तब तक के जो है उनके सारे कॉइन्स जो हैं मेरे पास कलेक्शन में शामिल हैं। ईयर वाइज कलेक्शन है। ये सिक्कों की कलेक्शन भी जो है थीमेटिक होती है। हम थीम वाइज कलेक्शन करते हैं, जैसे इंडो ब्रिटिश पीरियड के कापर के कॉइन, इंडो ब्रिटिश पीरियड के प्रिंसली स्टेट्स के कॉइन, और उसके अलावा जो देसी रियासतें थी उनके भी। जैसे आपने मेवाड़ रियासत का एक तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं, हुमायूं के दौर का भी देख रहे हैं, तो आप दूसरों के बारे में भी कुछ चीज़ें मतलब अगर बताना चाहें तो सर आप बताइए। हाँ, ये सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये कॉइन ख़राब हो जाते हैं अगर हम इन कॉइन्स को, ये कॉइन फ्लिप होता है, कॉइन होल्डर, इसके अंदर हम इस सिक्के को एक साथ इस तरह से पैक कर लेते हैं कि अगर हम इसको अब देखना चाहें तो हम डायरेक्ट अपने पसीने वाले हाथ जो हैं सिक्के पर नहीं लगाएंगे। सिक्का इसके अंदर जो है पैक हो गया। ये मालवा मिंट का, उज्जैन मिंट का जो है अकबर का सिक्का है। ये सिक्का इसके अंदर बहुत सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से हम जब कॉइन हमें मिलता है तो हम उस कॉइन को इस तरह से उसके ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखकर और उसको एल्बम के अंदर लगा देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से सुरक्षित रहें। और हम बच्चों को जब ये एल्बम पकड़ाते हैं तो बच्चा आराम से हिंदी में उसको पढ़ लेता है और वो बहुत हैरान होता है कि देखो अब कैसे सिक्के चलते हैं और उसके बाद कैसे सिक्के। ये जो सिक्के हैं हमारे ब्रिटिशर्स से पहले के, ये हैमर स्ट्रक होते थे, ये डाई से ठोक कर बनाए जाते थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने दुनिया के सबसे सुंदर सिक्के बनाए। ये सिक्के जो थे मशीन स्ट्रक थे, ये मशीन से बनते थे और अब भी मशीन से सिक्के बनते हैं। एक तो इसमें बहुत ही अच्छी बात निकल करके आई कि इनको संरक्षित करने की भी एक वैज्ञानिक एक किस्म से आप कह रहे हैं कि तरीके से इसको संरक्षित किया जाना चाहिए, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। तो सर ये जो आपने बात बताई है कि भाई समय के साथ साथ अगर हम देखें तो इनको ढालने की तरीके में बदलाव की आप जो है मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको। पंचमार्क सिक्का जो है मौर्यन पीरियड से पहले धातु के सिर्फ टुकड़े चला करते थे। उसके पश्चात कास्टिंग के सिक्के आए जिसको ढलाई के सिक्के बोलते थे। ढलाई के सिक्कों के बाद फिर मिंटिंग प्रोसेस शुरू हुई। उसके बाद सिक्के की ठुकाई हुआ करती थी जिसको मिंटिंग बोलते हैं, और उसके बाद फिर मशीन्स आई। तो सिक्का अपने आज के इस स्वरूप में आने से पहले धातु के टुकड़े से लेकर बहुत सारे दौर से गुजरा है। मतलब पूरे ये केवल धातु और सिक्कों का इतिहास नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर एक तरीके से जो विनिमय में बदलाव हुआ वो उसका पूरा इतिहास आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले देखो जब सिक्के नहीं थे तो उससे पहले विनिमय की एक तरीका था कि एक किसान अपना चावल लाया, दूसरा किसान गेहूँ लाया, या कोई बकरी लाया, कोई गाय लाया, और उन्होंने आपस में अदल बदल कर जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं और हिंदी में हम कह सकते हैं वस्तु लेन देन पद्धति। तो आपने एक तरीके से वस्तु लेन देन पद्धति से जब मानव इतिहास ने एक तरीके से मुद्रा के दौर में अपने आप को रखा
तब से लेकर के और आप आधुनिक भारत तक के सारे सिक्के आप कह रहे हैं कि आपके पास है। बिल्कुल। एक हमारी जो थीम है, जो हम बच्चों को स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, हॉबी डेवलपमेंट के अंतर्गत कॉइन कलेक्शन जो है, सबसे उसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चा मितव्ययी होता है। अगर बच्चे को उसकी पॉकेट मनी मिलती है तो वो क्या करता है, उसको खर्च देता है जाके पैसों को, और उलूल जुलूल चीज़ें खा लेता है, तबीयत भी ख़राब कर लेता है। अगर बच्चा कॉइन कलेक्शन करनी सीख जाए तो वो सर्कुलेशन से कॉइन ले सकता है। रिपब्लिक इंडिया की 4 मिनट हैं, 4 मिनट से बड़ी भारी मात्रा में कॉइन्स बनते हैं, नई नई वैरायटी आती है, नए नए टाइप के सिक्के आते हैं, उनके पैटर्न चेंज हो जाते हैं। तो बच्चा क्या करता है, उन कॉइन्स को जब कलेक्ट करके उनको संरक्षित करके रखता है तो उसको जो है बच्चे के अंदर मितव्ययता आती है, यानी उसको खर्चा बचत किस तरह से करनी है ये भी पता चलता है। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे को अपनी साइंस यानी मेटलर्जी का भी पता लगता है, एलॉय का पता लगता है कि किस तरह से कि कौन कौन सी धातुएं मिलाकर कौन सी मिश्र धातु बनी, और यहाँ तक कि रिपब्लिक इंडिया के हर कॉइन के ऊपर ये भी मेंशन होता है कि वो किस मिनट में छपा है। तो सर, एक सिक्कों के मामले में मैं और आपसे चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ, क्या इनके नाम में भी बदलाव आया? हाँ, नाम में बदलाव आया, बिल्कुल। जैसे जैसे कोई राजवंश बदलता रहा, उसने अपनी करेंसी का नाम वही रखा, लेकिन रुपया रुपया ही रहा हमेशा। रुपया रुपया रहा, बाकी जैसे पैसा, हाँ, जैसे धेला, पाई और क्वार्टर आना, इस तरह से 2 आने, 1 आना, इस तरह से सिक्के के नाम तो बदलते रहे मुद्रा के हिसाब से, लेकिन जो रुपया रहा वो हर समय शुरू से लेके जब तक रुपये का नामकरण हुआ तब से लेके आज तक रुपया ही है। बहुत बढ़िया जानकारी सर आपने दी। दूसरा, आपने कहा कि भाई इसमें घिसावट और मूल्य में मतलब ये आ जाता है सिक्कों के अंदर। अब इसी टर्निंग पॉइंट से जो है वो फिर पेपर करेंसी की शुरुआत हुई। तो आपके पास जो है ये बहुत सारी पेपर करेंसी है, आप इनके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे सर? देखो, सिक्के लाइफ लॉन्ग होते हैं, पेपर करेंसी लाइफ लॉन्ग नहीं होती। पेपर करेंसी फट जाती है, नष्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। सिक्का लंबे समय तक चलने वाला वो होता है, लेकिन जैसे जैसे मेटल का यूज़ बढ़ता जाता है तो सिक्के की जो मेटेलिक वैल्यू है वो कई बार उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन सिक्कों की कमी हो जाती है मार्केट के अंदर। सिक्का अब इतनी हल्की धातु का भी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अब जैसे जो सिक्के बनाए जा रहे हैं वो फेरेटिक, स्टेनलेस स्टील और निकल ब्रास के बनाए जाते हैं। वो सिक्के बहुत लंबे समय तक अपनी फेस वैल्यू को क्रॉस नहीं कर सकते। उसकी जो मेटेलिक वैल्यू है वो फेस वैल्यू से कम ही रहेगी और सिक्के बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इसीलिए मतलब फेस वैल्यू और इसकी मतलब इंटरनल वैल्यू जो है, और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर ये पेपर करेंसी आप कह रहे हैं कि शुरू हुई, जिसकी फेस वैल्यू जो है उसकी इंटरनल वैल्यू से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि भाई कागज़ की उतनी मूल्य नहीं है, लेकिन एक तरीके से उस मुद्रा का मूल्य है और उसके पीछे एक तरीके से मूल्य संचित है। तो आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? मैं पेपर करेंसी की प्रिंटिंग के पीछे बताता हूँ आपको कि जैसे जैसे करेंसी की मात्रा बढ़ती है उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। तो अब जैसे 100 रुपये का नोट है, हम जेब में रख सकते हैं, लेकिन 100 रुपये मूल्य के 1-1 रुपये के 100 सिक्के रखने के लिए हमें एक पोटली लेनी पड़ेगी। ठीक बात। तो पेपर करेंसी जैसे जैसे मूल्य की करेंसी की मात्रा बढ़ती है तो वो करेंसी को फिर बड़ी फॉर्म में छापने के लिए पेपर करेंसी का इस्तेमाल किया। इसीलिए इसके ऊपर लिखा होता है कि भाई मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और असली जो मूल्य है वो रिजर्व में रहता है। तो आप एक तरीके से आपके कलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कब से लेकर के और कब तक का कलेक्शन आपका है पेपर मुद्रा का? मेरे पास जो रिपब्लिक इंडिया की पेपर करेंसी है वो तो लगभग सारी है। उसके अलावा मेरे पास कुछ ब्रिटिश करेंसी भी है, और उसके अलावा मेरा ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो फॉरेन कंट्री की करेंसी में होता है। तो किन किन देशों की एक तरीके से ये पेपर करेंसी आपके पास है सर? ऑलमोस्ट मेरी सारी जो है कंट्री कवर है जितनी भी है। और कंट्री में भी जो पता क्या होता है कि बड़ी फ्रीक्वेंट उससे डिज़ाइन बदलते हैं कंट्रीज़ में। बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जो बहुत जल्दी जल्दी अपनी पेपर करेंसी का डिज़ाइन बदलते हैं, तो वो जो करेंसी है वो पुरानी हो जाती है। तो इसलिए ये एक जो है ना, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली कलेक्शन नहीं होती। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक तरीके से जिस 3 चीज़ों का ये संग्रह किया, और तीनों ही अपने रूप में अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को लोगों के बीच में प्रदर्शित करती है। न केवल आपका संग्रह हमारे देश के इतिहास की बात कर रहा, बल्कि दुनिया के इतिहास की भी एक किस्म से झलक हम यहाँ पर पाते हैं।